हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अध्याय 8 के अंतर्गत देखते हैं बाजार को कि बाजार में एक कमीज यानी बाजार के बारे में पढ़ेंगे। एक कमीज के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कितने विविध प्रकार के कपड़े हमें मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। देखिए, इसमें बता रहा है कि यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी के बारे में बताता है और यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होता है। किस प्रकार से कपास का उत्पादन होता है, उससे रेशे तंतु बनते हैं, फिर कैसे वस्त्र तैयार किए जाते हैं और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है। आइए हम देखें कि बाजार की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है और इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? हम यह पता लगाने का इसमें प्रयत्न करेंगे। इस अध्याय में आइए देखते हैं हमें क्या पता चलता है। यह दिया कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान। तो वहां से शुरू करते हैं कि किस तरह से कपास उगाया जा रहा है। कुरनूल देखिए, ये दिया ये आंध्र प्रदेश का एक शहर है। यह दिया है कि स्वप्ना जो कि कुरनूल की एक छोटी सी किसान है और अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधों पर आए डोडे जो होते हैं पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं यानी फूट जाते हैं। वो डोडे जो होते हैं उसमें कपास और रुई का इंक भरा रहता है, वो फिर जैसे वो ज्यादा पक जाता है तो फूट जाते हैं। इसलिए स्वप्ना रुई की चुनने में व्यस्त है कि जल्दी से उस रुई को चुन ले, नहीं तो फिर सब बिखर जाएंगे हवा से। डोडे इनमें रुई भरी है, एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो डोडे पकते जाते हैं वैसे वैसे किसान उसे कलेक्ट कर लेते हैं। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना क्या करती है, उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में न ले जाकर के एक स्थानीय व्यापारी के पास ही ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ही ऊंची ब्याज दर पर उसने 2500 रुपए कर्ज लिया था, इसलिए वो स्थानीय व्यापारी के पास ही बेचती है। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वो अपनी सारी जो रुई होगा उगाएगी, उसे उसे ही बेचेगी। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि उर्वरक लगते हैं, कीटनाशक, खाद, पानी, ये सारी चीजें लगेंगी। तो इन पर किसानों को काफी व्यय भी करना पड़ता है। प्राय छोटे किसानों को तो इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार तक लेना पड़ जाता है, जिनके पास नहीं रहता है पैसा। आगे दिया है कि व्यापारी के परिसर में उसके दो आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से। रुई देखें तो 6000 की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के रुपए, ब्याज के जो 3000 रुपए वो सब काट लिए और स्वप्ना को रुपए 3000 रुपए उसको दिए। स्वप्ना के पास केवल 3000 रुपए आया। व्यापारी, रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है, इसलिए हम इतने की कीमत दे सकते हैं तुम्हें। स्वप्ना, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक की तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया भी हुई है और साफ भी है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी कि ठीक ठाक मेरी कमाई हो जाएगी, लेकिन स्वप्ना क्या होता है, वो स्थानीय व्यापारी कम ही देता है। कहता है कि व्यापारी की मार्केट में बहुत सारी रुई उपलब्ध है, इसलिए कीमत इतना ही मिलेगा। व्यापारी कहता है, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतनी भी नहीं देंगे। आप मेरे विश्वास न हो तो कुरनूल के बाजार में जाके पता लगा लो। स्वप्ना कहती है, नाराज न हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी तो हो ही जाएगी, कुछ महीने का गुजारा चल सके। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1800 रुपए प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना भी पड़ता है। समय से जो भी ऋण उन्हें चाहिए मिल जाता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य भी आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे कि बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस हो भरना है तो भी। फिर वर्षा में ऐसा समय भी आता है, वर्ष में कि जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता तो उनकी कोई आय भी नहीं होती, तो उस समय केवल ऋण लेकर ही वो अपना क्या करते हैं, जीवन निर्वहन करते हैं। कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज्यादा है जो वो मजदूरी करके कमा लेती है। यानी अ, कृषि करे, खेती का कार्य करे, कपास उत्पादन करे, उससे अच्छा तो वो मजदूरी करके ही कमा लेते, कुछ कम उससे थोड़ा कमाती है। लेकिन खेती में जो जी जान लगा के जी तोड़ मेहनत करती है, उसके बाद भी थोड़ा सा ही प्रॉफिट उसे मिलता है।
यहाँ पे एक बाजार बता रहा है इरोड का कपड़ा बाजार। तो इरोड के कपड़ा बाजार में दिया है कि तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार ये बार लगता है, ये बाजार लगता है वहाँ पे कपड़ा बाजार। ये संसार के विशाल बाजारों में से एक है जो इरोड का कपड़ा बाजार है। इस बाजार में देखें तो इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांव में बुनकरों द्वारा बनाया गया यह कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय है जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में देखें तो बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के आर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातक जो होते हैं उनके आर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये पहले सूत खरीदेंगे, फिर बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। और तो निम्नलिखित उदाहरण में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है, किस प्रकार से उन सूत से कपड़े तैयार किए जाते हैं। ये देखिए दिया है कि बाजार में ये एक व्यापारी की दुकान है और कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं जिनसे उन्हें आर्डर मिलते रहते हैं। वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। यहाँ पे देखिए सूत जैसे सूत तैयार करने वाली ये मशीन है, यहाँ पे ये दिया हुआ इसका चित्र। आगे दिया है कि व्यवस्था कि दादन व्यवस्था बुनकरों द्वारा घर पे कपड़ा तैयार करना। देखिए दूसरा पॉइंट दिया है कि कपड़ा बुनने वाले जो बुनकर हैं आसपास के गांवों में रहते हैं और इन व्यापारियों में जो सूत ले आते हैं वे इन व्यापारियों से सूत लाते, जो व्यापारी जहाँ पे कपास उत्पादन हो रहा है या फिर निर्यात या आयात करके जो आता है सूत लाते हैं और फिर बुनाई करने के करघे रखने के लिए उन्हें अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है, जो करघे होते हैं जिसपे बुनाई किया जाता है। इस तस्वीर में आप ऐसे एक घर में रखे हुए पावर लूम बिजली चलित है, एक तो हस्त चलित होता है, एक बिजली चलित। तो बिजली चलित इस चित्र में यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो पावर लूम है बिजली चलित है। ये जो चित्र नंबर 2 दिखा रहा है। तो इसमें होते हैं ये बुनकर अपने परिवार के साथ ही इन करघों पे कई घंटे तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में देखें तो 2 से लेकर के 8 करघे तक होते हैं जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाकों के कपड़े और चादरें इन करघों पर बनाई जाती हैं। तीसरा पॉइंट दिया है कि बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले आते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था। बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। आइए हम इसे देखते हैं। यह दिया है कि कपड़ा उपलब्ध कराने के जो आर्डर उन्हें मिले होते हैं उनके आधार पे ही व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देते हैं। जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं बुनकर व्यापारी से सूत ले लेते हैं और तैयार कपड़े उनको दे देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतः 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता और साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है कि अब वो व्यापारी ले लेते हैं, फिर अब वो बेचने का कार्य वो करेंगे। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है, तो उस हिसाब से वो बनाते हैं। आगे के कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे आर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत ही कम मूल्य भी देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं या फिर मूल्य कितना निर्धारित होगा, तो इस आधार पर उन्हें उतना स्पष्ट बातें नहीं पता होती हैं। आगे दिया है कि वो ये भी नहीं उनको पता रहता है कि वह किस कीमत पर फिर बेचेगा उसको। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं और उस तरह मतलब जो पहनने के वस्त्र बनाते हैं, पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेच देते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। आगे ये व्यापारी बता रहे हैं कैसे वो अपने लाभ मतलब अधिकांश तक कहें तो इसमें व्यापारियों को ही अधिक लाभ होता है, बुनकरों को कम ही लाभ होता है या फिर जो कपास उत्पादन कर रहे हैं उन किसानों को कम लाभ हो पाता है। देखिए बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर ऊंचे ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। करघे खरीदने के लिए उनके पास बुनकर उसी पर आधारित होते हैं, तो पैसा उनके पास इनकम का साधन बहुत बचत के रूप में नहीं बच पाता है, तो वो ऋण लेकर ही ये करघे खरीद लेते हैं
और दिया है कि एक कार्गो का मूल्य लगभग 20,000 तक है। इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 कार्गों के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है और इन कार्गों पे अकेले काम नहीं किया जाता है। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है और इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3500 रुपए ही कमा पाते हैं। इतना पूरे 12-12 घंटे काम करके महीने में मात्र 3500 रुपए ही कमा पाते हैं बुनकर। व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है। यहाँ दिया है पुटिंग आउट सिस्टम का एक उदाहरण है, जहाँ व्यापारी क्या करते हैं, कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल को वो खुद लेके चला जाता है बेचने के लिए। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योगों में यह व्यवस्था प्रचलित है। जिन जिन जो कपास उत्पादक क्षेत्र हैं वहाँ पे ही हम देखेंगे तो कपड़ा उत्पादन कार्य अधिकांश तो उनमें देखा जाता है। इसके साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में भी यहाँ पे श्रम संसाधन मौजूद है, वहाँ पे भी ये कार्य किया जाता है। देखिए बुनकर सहकारी संस्थाएं, यानी सहकारी संस्थाएं भी होती है, यानी सहकारी संस्था में बुनकर कार्य करते हैं। यहाँ पे आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है कि जैसे हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं और व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है, सहकारी संस्थाएं बनाई जाती हैं ताकि बुनकरों को अधिक लाभ दिया जा सके। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान है इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं, उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है और इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़े बनाने का उचित मूल्य भी प्राप्त हो जाता है। आगे दिया है कि कभी कभी सरकार क्या करती है कि उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है। जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों को सहकारी संस्थाओं से कपड़ा लेती है और इस तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीद कर को ऑप्टेक्स या नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकानें देखी होंगी जो सहकारी संस्थाएं जो कि बुनकरों से प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, कपड़े खरीद लेते हैं, उनको बेचने का फिर समस्या नहीं रहता है कि हम कहाँ जाकर इसे बेचें। उचित मूल्य भी प्रदान करती है सहकारी संस्थाएं। ये दिया है कि दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना, ये वस्त्र जैसे पैकिंग यहाँ पे किया जा रहा है, यहाँ से निर्यात किया जाएगा ये सब वस्त्रों का। यहाँ पे दिया है कि इरोड, जैसे हम इरोड के बारे में पढ़े थे, कपास उत्पादन हो रहा था, तब यहाँ पे इरोड का व्यापारी के बारे में दिया है कि इरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेज देता है और वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती हैं। अब वो क्या, कपड़ा तो हो गया, अब उससे वस्त्र बनाए जाएंगे अलग अलग विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न डिजाइन के, और ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती हैं। कमीजों के जो विदेशी ग्राहक होते हैं, तो विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो कि स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं, यानी इतने सारे वस्त्रों को ले लेंगे और स्टोर करके फिर वहां से माल सप्लाई करेंगे मार्केट में। ये बड़े बड़े स्टोर के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं, साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने में जरा भी विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं कि न लेट हो सके, न सामान कम हो सके, समय पे पहुंचाया जा सके। ग्राहकों की ओर से आगे दिया है कि इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते हैं, विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं वे लोग। यहाँ पे आगे दिया है कि जो इम्पैक्ट्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं, उनमें से अधिकांश महिलाएं होती हैं। यानी सूती वस्त्र देखें तो श्रम तो लगता है लेकिन थोड़ा आसान होता है कार्य करना, तो महिलाओं की कहें कि तादाद हमें अधिक संख्या में देखने को मिलेगा।
इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाए, अस्थायी माने कभी भी निकाला जा सकता है वहां से। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता है। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3,000 प्रतिमाह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँगने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है और इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। यहाँ पे दिया है मजदूरों का भुगतान है, जैसे दिया है कि दर्जी जो होते हैं इनको प्रति माह मात्र 3,000 रुपए, इससे जो प्रेस करते हैं उनको मात्र 1,500 रुपए दिया जाता है। जांच करने वाले जो होते हैं उनको प्रति माह 2,000 रुपए, और धागे काटना और बटन लगाने के जो कार्य करते हैं इनको भी 1,500 ही प्रति माह फीस दिया जाता है। इनको अच्छा ये जो दिया इस्त्री प्रेस करना इनको और 1.5 रुपए दिया जाता है प्रति पीस, यानी एक कपड़े पे जिस प्रकार जितना कपड़ा करेंगे उस हिसाब से एक पीस का इनको 1.5 रुपए। आगे दिया है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये देखिए लगभग रुपए दिया है कि इसका भंडारण करने का 200 रुपए, क्रय मूल्य 300 रुपए, लाभ होता है 900 रुपए। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज, यानी कमीज की कीमत दिखा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो कपड़ों की एक बड़ी दुकान पे बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई हैं। इनकी कीमत $26 रखी गई है, अर्थात हर कमीज $26 यानी 1,800 रुपए में बेची जाएगी अमेरिका में ये कमीज। यहाँ पे दिया है कि इस चित्र में दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की आपूर्ति करें। कमीजों के व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यात से कमीजें खरीदी। कितने में खरीदी? इसका मूल्य दे रहा है, इसमें ये कह रहा है कि इसमें भरने के लिए कि जैसे वो क्या करता है, कमीजों का जो व्यवसायी होता है वो दिल्ली के वस्त्र जो निर्यातक होते हैं उनसे एक ये कमीजें क्या कर रहा है, प्रति कमीज देखिए यहाँ पे दिया 300, यानी प्रति कमीज वो 300 रुपए मूल्य पे ले रहा है। फिर उसने 400 रुपए विज्ञापन का दिया संचार माध्यमों को, कितना हुआ 4×3=700। उसके बाद विज्ञापन के लिए, उसके बाद स्टोर करने के लिए स्टोर पे उसको 200 रुपए दिया, स्टोर करने के लिए भी लागत लगेगी, तो कुल मिलाकर उसको क्या हुआ, इस तरह से उसे व्यक्ति को 900 लागत पड़ गई एक कमीज का, जो व्यक्ति खरीद रहा है तो उसको 900 लागत की पड़ी। ऐसे करते स्टोर करके विज्ञापन दे करके फिर वो उसे बेचता है 1,800 में, तो उसने उसे एक कमीज पे मुनाफा यानी 900 का तो लागत पड़ा उसको खरीदने में, फिर 1,800 में बेच रहा है तो उसको मुनाफा हुआ 900 का। तो जितना अधिक संख्या में कमीजों को बेचेगा उतना ही अधिक उसको लाभ होगा। ये इस तरह से लाभ इसको बता रहा है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि वस्त्र निर्यातक ने क्या किया, प्रति 300 प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। वह जो निर्यातक है जो लगा रहा है, फिर कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 रुपए प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी भी 25 रुपए प्रति कमीज, यानी एक कमीज बनाने में पर उसको 25 रुपए मिल रहा है। कार्यालय चलाने का खर्च प्रति व्यक्ति प्रति कमीज की दर है 25 रुपए। तो क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? तो इसमें हम गणना यदि करते भी हैं तो देखते हैं कि 300 प्रति इसको मिल रहा है एक कमीज के हिसाब से निर्यातक को, और 100 रुपए कच्चे माल लेकर यदि 25 रुपए ये मजदूरी दिया 25 प्रति कमीज के हिसाब से इसने कार्यालय का खर्च दिया, तो इसको हो गया 150 रुपए। इसकी लागत होगी 150 रुपए और 300 रुपए मिल रहा है, यानी इसको भी प्रॉफिट 150 रुपए का इसको हो रहा है। अब उसको हो रहा है जो बेचने वाला है जो आयातक लेकर गया उसको 900 को, तो फिर इसकी अपेक्षा हम देखें तो इस दोनों में कितना डिफरेंट है, यानी जो निर्यातक है इसको बहुत कम लाभ हो पा रहा है, जो आयातक है खरीद कर ले जा करके उस माल को बेच रहा है। आगे देखते हैं बाजार में लाभ कमाने वाले कौन कौन है। बाजारों में हम देखें तो बाजारों की एक श्रृंखला रुई की उत्पादन करता है को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है, और इस श्रृंखला के हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करेंगे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग थी? लोगों के लिए अलग अलग रही। कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया जबकि कुछ खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम देखें तो यानी बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं? तो हम देखते हैं बाजार और समानता, यानी कितनी समानता है कितनी असमानता है। इसमें बाजार और समानता में दिया है कि जो विदेशी व्यवसायी हैं तो
विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया क्योंकि यहाँ से आयात करके सामान ले गए, अपने मार्केट में रखकर इसको जितना लागत उनको लगा उतना उसको दुगने मुनाफे पे बेचते हैं। उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर देखें तो वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके, और इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाले छोटे किसान इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। नीचे से देखें तो निचले स्तर लोग बहुत कम, उसके जितने ऊपर पहुंच जाता है उनका लाभ अधिक होता जाता है। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या स्वप्ना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो अपने आप को दूसरे के बराबर समझेंगे कैसे? यानी इनकम का साधन नहीं, ना अपनी आवश्यकताएं पूरी कर पाएंगे, ना जरूरतें पूरी कर पाएंगे, फिर वो दूसरे के बराबरी भी नहीं कर सकते हैं। आर्थिक रूप से भी उनको प्रजातंत्र में समान समान रहना चाहिए। यहाँ पे आगे दे रहा है, यह भी है कि एक वो जो बाजार होता है तो बाजार लोगों को काम करने, उन चीजों को बनाने बेचने के अवसर देता है जो वे उगाते हैं या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बहुत जमीनें हैं। गरीबों को अनेक चीजों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, जैसे छोटे किसान स्वप्ना के मामले में हुआ कि कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, जैसा दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है। और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए, जैसा कि वस्त्र के कारखानों में कामगारों के साथ हुआ, निर्भर रहना पड़ता है कि हम नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति पे, किसी संस्था पे निर्भर होना पड़ता है। तो इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है, और इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे कि उत्पादक मिल कर सहकारी संस्थाएं बनाए, यानी सहकारी संस्थाएं उनकी मदद करते हैं, और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। अंतिम अध्याय में हम पढ़ेंगे कि तवा नदी पे मछुआरों ने कैसे एक सहकारी संस्था प्रारंभ की थी। सहकारी संस्था के बारे में थोड़ा डिटेल में इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।